बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस की निस्बत स्ट्रॉन्ग होती हैं। यही वजह है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ गैसेस से डिफरेंट होती हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स तीन तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ जो किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के नंबर और काइंड्स पर डिपेंड करती हैं, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ जो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल एक्टिविटी। जबकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स पर डिपेंड करती हैं और उनकी काइंड या स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करती, फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक प्रेशर। लिक्विड मॉलिक्यूल्स हर वक्त रैंडमली मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। मूव करते हुए लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पर आ जाते हैं। सरफेस पर मौजूद एक लिक्विड मॉलिक्यूल को नीचे और साइड से मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू। अब अगर इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है कि वो इन एट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर जाए, तो वो यहाँ से गैस फेज में चला जाएगा। इन जनरल वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जीज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती हैं, गैस फेज में चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कम है और एट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम नहीं कर सकती, तो ये सरफेस पर ही रहेगा। अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इवेपोरेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस एंड एंटर द गैस फेज। इवेपोरेशन से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से इवेपोरेट हो जाते हैं, जबकि लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और चूंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मैयर होती है, इसके नतीजे में टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब हम वो फैक्टर्स देखते हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। देयर आर 3 फैक्टर्स विच इफेक्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन: सरफेस एरिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड टेम्परेचर। सरफेस एरिया किस तरीके से रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है? जब सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है तो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स का नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। उसका नतीजा ये होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। फिगर में 3 कंटेनर्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, इसलिए सरफेस पर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये मॉलिक्यूल सरफेस से इवेपोरेट होंगे और रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन यहाँ पर कम होगा क्योंकि सरफेस पर मॉलिक्यूल्स का नंबर डिक्रीज हो गया, और यहाँ पर ये सबसे कम है क्योंकि सरफेस पर मॉलिक्यूल का नंबर भी सबसे कम है। दूसरा फैक्टर जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इवेपोरेशन के प्रोसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करना होता है, इसलिए ये फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं उनको ओवरकम करना उतना ही मुश्किल हो जाता है और कम मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होती हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करना आसान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इन्हें ओवरकम करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं और रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाता है। हम ये कह सकते हैं कि वो लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, ज़्यादा इवेपोरेट होती हैं, उनकी निस्बत जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। वाटर का रेट ऑफ इवेपोरेशन गैसोलीन या पेट्रोल की निस्बत कम इसलिए होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जो कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स की निस्बत एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। वो लिक्विड जो कि जल्दी से वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है वोलेटाइल कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि गैसोलीन वाटर की निस्बत ज़्यादा वोलेटाइल है। तीसरा फैक्टर जिस पर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है, टेम्परेचर है। इवेपोरेशन का प्रोसेस हर टेम्परेचर पर होता रहता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत से मॉलिक्यूल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जीज आ जाती हैं कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर सकें। उसका नतीजा ये होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। यही वजह है कि गर्मियों में कपड़े सर्दियों की निस्बत ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि गर्मियों में टेम्परेचर सर्दियों की निस्बत ज़्यादा होता है।
अगला टॉपिक है वेपर प्रेशर। जब किसी लिक्विड को एक ओपन कंटेनर में लिया जाता है तो उसकी अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाती है, यहाँ तक कि वो पूरे का पूरा लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन अगर लिक्विड को क्लोज्ड कंटेनर में लिया जाए तो क्या होगा? एक क्लोज्ड कंटेनर में वेपर्स को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। नतीजे के तौर पे वो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं और लिक्विड के साथ भी कोलाइड करते हैं। इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जी लूज करने के बाद दोबारा से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। एक क्लोज्ड कंटेनर में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेसेस होते रहते हैं। शुरू में इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पर कोई वेपर्स नहीं है। जब यहाँ पर वेपर्स की अमाउंट बढ़ जाती है तो कंडेंसेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू में तेज़ होता है, लेकिन कंडेंसेशन के प्रोसेस के स्टार्ट होने के साथ साथ ये डिक्रीज होता जाता है। कंडेंसेशन का प्रोसेस पहले स्लो होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज होता जाता है, यहाँ तक कि ये दोनों प्रोसेसेस बराबर हो जाते हैं। वो स्टेट जहाँ पर ये दोनों प्रोसेसेस रेट में इक्वल हो जाते हैं स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। इस स्टेट में यहाँ पर वेपर्स की अमाउंट या कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं उतने ही कंडेंस भी हो जाते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में लिक्विड की सरफेस पर वेपर्स के प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: the pressure exerted by vapors on the surface of liquid when they are in equilibrium with the liquid state is called vapor pressure of the liquid at a given temperature। अब हम वो फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो कि वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करते हैं। वेपर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये लिक्विड की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। इसकी यूनिट्स प्रेशर वाली होती हैं। दो फैक्टर्स वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं: इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और टेम्परेचर। पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ये फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होती हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए इवेपोरेट होना उतना मुश्किल होता है। नतीजे के तौर पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरह से वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के केस में इवेपोरेट होना चूंकि आसान होता है, इसलिए वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। वाटर का वेपर प्रेशर ईथर और गैसोलीन वगैरह की निस्बत कम होता है। इसकी वजह यह है कि ईथर और गैसोलीन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं जो कि वीक फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन वाटर। दूसरा फैक्टर जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है दैट इज टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज भी इंक्रीज हो जाती हैं और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि हाई टेम्परेचर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, वाटर का वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पर 4.6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है। ईथर का वेपर प्रेशर वाटर और इथाइल अल्कोहल की निस्बत 0 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ये बताता है कि ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन दोनों लिक्विड्स की निस्बत वीक होती हैं। इट इज़ 185 मिलीमीटर ऑफ मरकरी फॉर ईथर while 12 millimeter of mercury for ethyl alcohol and 4.6 millimeter of mercury for water at 0 degree Celsius। अब हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि ये वेपर प्रेशर पर कैसे डिपेंड करता है। हमारे पास एक ग्राफ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान, और यहाँ पर हम 4 कर्व्स देख सकते हैं: डाईइथाइल ईथर के लिए, इथाइल अल्कोहल के लिए, वाटर के लिए और इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। हमने ये डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, जैसा कि हम इस कर्व के केस में देख रहे हैं। सेम ट्रेंड इज शोन बाय इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। इसी तरह से इथाइलिन ग्लाइकोल में भी अगरचे चेंज स्लो है लेकिन इंक्रीज है टेम्परेचर के साथ। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाता है।
यहाँ तक कि ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। वो टेम्परेचर जहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। फॉर ईथर इट इज़ 34.6। इथाइल अल्कोहल के केस में वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर 78.3 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जबकि वाटर के लिए ये वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस है। हम ये कहते हैं कि ये टेम्परेचर इन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। हमने ये देखा कि बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। इट मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट को चेंज किया जा सकता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर पर। जब प्रेशर को 23.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक डिक्रीज किया जाता है तो वाटर भी 25 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने लगता है। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? हम इन जनरल ये कह सकते हैं कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई प्रेशर पर इंक्रीज कर जाता है और लो प्रेशर पर डिक्रीज कर जाता है। इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, एक प्रेशर कुकर्स और दूसरी वैक्यूम डिस्टिलेशन। पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट हैपन्स टू बॉइलिंग पॉइंट एट हाई प्रेशर। प्रेशर कुकर एक क्लोज्ड कंटेनर है जो कि जल्दी कुकिंग में हेल्प करता है। इसमें वेपर्स एस्केप नहीं कर सकते और नतीजे के तौर पे इसके अंदर प्रेशर को बढ़ा देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर कुकर में आमतौर पे प्रेशर तकरीबन 2 एटमॉस्फेयर होता है, जिस पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 121 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर जाता है। इसके नतीजे में टेम्परेचर ऑफ फूड भी इंक्रीज होगा और वो जल्दी पक जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि लो प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट को कैसे इफ़ेक्ट करता है। लिक्विड्स को डिस्टिलेशन प्रोसेस के ज़रिए प्योरीफाई किया जा सकता है। इस प्रोसेस में लिक्विड को बॉयल किया जाता है और इसके वेपर्स जो प्योर स्टेट में होते हैं कंडेंस कर लिए जाते हैं। लेकिन कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट्स पर डिकम्पोज कर जाते हैं। इस तरह के लिक्विड्स को रिड्यूस्ड प्रेशर में प्योरीफाई किया जाता है और वो प्रोसेस जो यूज़ होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरीन 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर पर 290 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करती है, लेकिन इस टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज हो जाती है। हम इसे नॉर्मल डिस्टिलेशन से प्योरीफाई नहीं कर सकते। वैक्यूम डिस्टिलेशन में जब प्रेशर को 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक डिक्रीज किया जाता है तो ग्लिसरीन 210 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करना शुरू हो जाती है। इस तरीके से हम डिकम्पोज किए बगैर ग्लिसरीन को प्योरीफाई कर सकते हैं।